बंधुओं नमस्कार। आज मैं आपके सामने जिस चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसके पृष्ठभूमि में एक ऐसी घटना है जिसको कि कुछ दिनों पहले ये सुना गया कि आदिवासी एरिया में क्रिश्चियन पास्टर्स ने या क्रिश्चियन फादर्स ने एक आदिवासी क्षेत्र में कब्रिस्तान बनाने का प्रयास किया और इसके अतिरिक्त और घटना हुई थी कि आदिवासी बहुल इलाके में उन आदिवासियों ने अपने ग्राम क्षेत्र के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था जिसमें लिखा था कि पेस्टर्स एंड फादर्स को इस ग्राम में प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो इन दोनों घटनाओं को ध्यान में रख कर के मेरे विचार में ये आया कि क्यों ना हम इस दोनों घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इस बात की पड़ताल करें कि भारतवर्ष में किस प्रकार से अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, जिसको अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। क्योंकि ये आदिवासी जातियाँ और आदिवासी जनजातियाँ जो हैं ये सामान्य तौर से जो सार्वजनिक जीवन है, जो शहरों, ग्रामीणों और अर्ध शहरी इलाके में रहते हैं, उनसे अलग दूर वनांचलों में रहते हैं और जिनका संपर्क सामान्यतः साधारण जो जनसंख्या होता है उनसे नहीं होता। इनका एक अपना विशेष सांस्कृतिक व्यवस्था होती है, उनकी एक विशेष जीवन पद्धति होती है, उनके जीवन का आधार अधिकतर वनोपज होते हैं और कृषि होती हैं और अथवा पशुपालन होता है। तो उनके जीवन, उनके संस्कार, उनकी जीवन पद्धति को संरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान में और भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ विशेष प्रयास किए गए हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। तो बंधु वो और सुधी पाठकों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर एस अरविंद पांडे आपको अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत करता हूं और आपके सामने आज की चर्चा जिसका विषय होगा कि भारतीय जनजाति एवं जनजाति क्षेत्र संरक्षण कानून। तो इसका जो चर्चा का सीमा से विस्तार होगा वह यह होगा कि किस प्रकार से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हम आदिवासी जातियों के लिए, जनजातियों के लिए अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं। तो भारतवर्ष में जो पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया और जिसका कि प्रादुर्भाव 24 दिसंबर 1996 से हुआ, इसका अधिकारक क्षेत्र संविधान के भाग 9 में वर्णित जो प्रावधान है वहाँ तक है और 5वीं अनुसूचित में जो 10 राज्य वर्णित हैं उन पर यह लागू होता है। ये 10 राज्य कौन कौन से हैं? यह राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जिसको हम ओडिशा कहते हैं, राजस्थान तथा तेलंगाना। तो इसे हम ऐसे भी कहते हैं पेसा एक्ट 1996, जिसको हम लोग पेसा एक्ट 1996 भी कहते हैं। तो इसके माध्यम से इन आदिवासी और भारतीय जनजातियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि आदिवासी समाज को विधिक स्वायत्त शासन प्रदान किया जाए, क्योंकि जिस भौगोलिक क्षेत्र में या जिस ग्रामीण क्षेत्र में वे निवास कर रहे हैं उनके नियंत्रण के लिए, उसके प्रशासन के लिए उन्हें कुछ स्वायत्तता प्रदान की जाए। इसके माध्यम से उन्हें यह अधिकार प्रदान किया गया कि वहाँ के जो जल स्रोत हैं, जो वनोपज है और जो जंगल की उत्पाद हैं, उनका प्रबंधन वो करें, उनका वो संरक्षण करें और उन्हें वह अपने उपयोग के लिए उपयोग भी कर सके ताकि उनकी आजीविका भी उससे चलती रहे। और इसके साथ साथ ही उनकी जो परंपरागत प्रथाएं हैं, जो परंपरागत उनकी जीवन पद्धति है, उसका भी संरक्षण किया जा सके। अब इसमें जिन उद्देश्यों को सिलसिलेवार तरीके से संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, इनका कोई सूचीबद्ध करें तो वो कुछ इस प्रकार से होंगी कि ऐसे आदिवासी क्षेत्र जिसमें कि आदिवासी निवास करते हैं उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए
और वे अपने संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान तथा सामाजिक मामलों का स्वतः प्रबंधन कर सकें, बाह्य हस्तक्षेप उसमें न हो। दूसरा, इसके माध्यम से ग्राम सभाओं को जो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है या अनुसूचित क्षेत्र में अवस्थित है, कहने का मतलब ये 10 राज्यों में अवस्थित हैं, उन्हीं में लघु जल स्रोत, लघु वन उपज, लघु खनिज पर इन्हीं आदिवासियों का नियंत्रण हो और वह उसका प्रबंधन कर सकें। इसी प्रकार से अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि अधिग्रहण जब भी किया जाना हो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, तो उनसे नितांत आवश्यक रूप से यानी कि अपरिहार्य रूप से उनकी सहमति लिया जाना बहुत ही आवश्यक है। उनसे परिचर्चा की जाए, उनकी सहमति प्राप्त की जाए। बिना उनकी इससे परिचर्चा, उनसे सहमति प्राप्त किए उन क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं किया जाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 है, उसमें भी ये प्रावधान किए गए कि अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजातियाँ जहाँ रह रही हैं और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जो कि 10 राज्यों में अवस्थित हैं, उनमें यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण किया जाना है, तो वहाँ के आदिवासियों से, मूलवासियों से, जनजातियों से भी उनकी सहमति लिया जाना नितांत आवश्यक होगा। इसी प्रकार से जब उन क्षेत्रों में कोई साप्ताहिक बाजार या अर्ध साप्ताहिक बाजार या दैनिक बाजार, जिसको हम लोग पैठ कहते हैं, वह लगती है, तो ऐसी स्थिति में उसका नियंत्रण और उसका संचालन करने का अधिकार भी उनको दिया जाए। स्थानीय कोई विवाद होता है आपस में, उसका निपटारा भी वहीं के लोग करें और इस प्रकार से उन्हें धन या ऋण प्रदान करने की जो व्यवस्था है उसको भी परंपरागत से नियंत्रित किया जाए और उनका निरीक्षण किया जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि जब इन सब उद्देश्यों से इस पेशा एक्ट 1996 को बनाया गया, तो इसमें यह ध्यान दिया गया कि जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, इसे हम स्थानीय स्तर पर समावेशित करें। तो 73वें संविधान संशोधन के आलोक में 1995 में जो ये संविधान संशोधन तो 92 हुआ था, परंतु उसके ही आलोक में 1995 में भूरिया कमीशन बनाया गया और भूरिया कमीशन के संस्तुतियों के अनुपालन में ही यह पेशा एक्ट 1996 बनाया गया और इसके माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों के संरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यदि हमको समग्र रूप से इस अधिनियम के प्रभाव को देखें, तो ऐसी स्थिति में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के अंतर्गत उन्हें बेदखल किए जाने से पूर्व बहुत चीज़ों को ध्यान देना होगा। यानी अवैध बेदखली की स्थिति में उनका पुनर्वास, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना तथा विकास कार्यों तक उनकी पहुंच बनाना, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा पेशा एक्ट 1996 के माध्यम से। इसके माध्यम से वनवासी और आदिवासियों के भोजन, आजीविका और सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाएगा। वनवासी आदिवासी समूहों की सहायता या सहयोग से वन संरक्षण और स्थायित्व के कार्य को करना होगा और वन संरक्षण इस प्रकृति का किया जाए जिसकी प्रकृति स्थायी हो। वन प्रबंधन का भी प्रयास किया जाएगा और जिसमें उनके सहयोग का भी लिया जाना आवश्यक होगा। वनवासियों तथा आदिवासियों के अधिकारों संबंधित कानून पर चर्चा का विचार विगत में 18 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक निर्णय तथा उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय के कारण आया। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय में तथ्य यह थे कि आदिवासी ग्रामीणों द्वारा अपने ग्राम के प्रवेश स्थल पर सूचना पट्ट में लिखा था कि पेस्टर्स तथा क्रिश्चियन फादर्स हमारे ग्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। यह छत्तीसगढ़ का मामला था। इसके विरोध में जो क्रिश्चियन फादर्स हैं वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय गए और उन्होंने पेशा एक्ट 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रवेश निषेध की सूचना को अवैधानिक ठहराने के लिए निवेदन किया, परंतु छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यह माना कि पेशा एक्ट 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रकार का निषेध आदिवासियों द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन के अंतर्गत नियंत्रण स्थापित करने की एक प्रक्रिया का प्रकटीकरण है। अतः इसे अवैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि बाह्य व्यक्तियों के या माने आदिवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा
उस क्षेत्र में गतिविधियां करना, उनकी स्वायत्तता, उनके अपने जीवन पद्धति में अनावश्यक हस्तक्षेप के तुल्य माना जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि यह चीज़ और भी आवश्यक और महत्वपूर्ण तब हो जाती है जबकि क्रिश्चियन फादर्स और पेस्टर्स द्वारा आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन के लिए खुले रूप से और छद्म रूप से कार्यक्रम चलाए जाते रहते हैं। अतः इन कार्यक्रमों से अपने को बचाने के लिए और अपनी जीवन पद्धति को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए पेस्टर्स एंड फादर्स के प्रवेश को अपने भू क्षेत्रों में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश न दिए जाने की बात इसलिए स्वीकार की जाएगी क्योंकि उन्होंने उससे अपनी पहचान सुरक्षित करने के लिए एक प्रयास अपने स्तर पर स्वायत्तशासी अधिकार के अंतर्गत किया है। इसी प्रकार आदिवासी गांवों में छत्तीसगढ़ के लोगों ने ईसाइयों द्वारा कब्रगाह बनाने में, कब्रिस्तान बनाने में और कब्र खोदने के विरोध में भी एक याचिका लाई और उसका प्रतिरोध किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इसे भी उचित ठहराया और पेशा 1996 के अंतर्गत यह कहा कि किसी भी आदिवासी क्षेत्र में अन्य धर्मावलंबी या मतावलंबी द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाना उनकी अपनी जीवन पद्धति में, माने आदिवासियों की जीवन पद्धति में अनाधिकार, अनधिकृत और अनुपयुक्त हस्तक्षेप के तुल्य है। अतः इसे भी उचित नहीं ठहराया जा सकता और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और आदिवासियों द्वारा ग्राम स्वशासन के अंतर्गत ऐसी गतिविधियों पर प्रतिरोध लगाना या इसकी मनाही करना उनके अधिकार के अंतर्गत आता है, अधिकारातीत नहीं आता और पेशा के अंतर्गत वह संरक्षित है। इस प्रकार से हम देखें तो इन दोनों ही गतिविधियों के आलोक में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने अपनी पुष्टि करते हुए आदिवासी इलाकों में आदिवासियों और जनजातियों के अधिकारों को संरक्षण के लिए एक सक्रिय और सराहनीय निर्णय प्रदान किया। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और कहते हैं कि जब कभी कभी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए और सार्वजनिक हित के लिए ग्रामीण स्तर पर, जो कि आदिवासी क्षेत्रों में आने वाले स्थानों की भूमि अधिग्रहण से संबंधित होता है और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के अंतर्गत की जाती हैं, उसमें भी यह प्रावधान रखा गया कि जब ऐसे इलाकों में जो कि अनुसूचित इलाके हैं, जो 10 राज्यों में हैं, उनके अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करना होगा तो वहाँ के स्थानीय लोगों से उनकी सम्मति, उनका सुझाव और उनके साथ विचार विमर्श के उपरांत ही उन इलाकों में भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा। और ऐसा भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्वशासन करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, यह सक्रिय रूप से उनके अधिकारों को संरक्षण करने का एक महती प्रयास है। अब इन दो, मतलब पेशा 96 और 73वां संविधान संशोधन 1992, इन दो को तो हम देख ही रहे हैं। तो हम यदि थोड़ा सा एक संकलित रूप से देखने की कोशिश करें कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजातियों के व्यक्तियों और अनुसूचित क्षेत्रों में हितों के संरक्षण की बात की गई, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 5, आर्टिकल 244, आर्टिकल 15, 16 और 46 तथा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 एज अमेंडेड इन 2015 एंड 2018, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों के संरक्षण का विधिक प्रावधान किया गया है। वनाधिकार अधिनियम 206 के अधीन जंगल में निवास कर रहे अनुसूचित जातियों यानी कि FDST तथा अन्य परंपरागत वनवासी जो कि वन या वन भूमि पर निवास कर रहे हैं, उनको वन भूमि तथा वन संपदा पर अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में प्रदान किया गया। तो इससे क्या हुआ, उनकी आजीविका सुनिश्चित हुई, वह वन के साथ संलग्न अपने अधिकारों को संरक्षित रख पाए और वनोपज के माध्यम से जो उन्हें आय होगी उससे अपनी आर्थिक क्षमता वह संरक्षित और सुरक्षित रखने में सक्षम होंगे। तो इसके अंतर्गत क्या अधिकार प्रदान किया है, प्रत्येक वनवासी व्यक्तिगत रूप से निवास हेतु एकल या नियंत्रण में या संयुक्त नियंत्रण में या कृषि कार्य हेतु 4 हेक्टेयर तक की भूमि जो वन के अंतर्गत यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र के वन के अंतर्गत अवस्थित है उसे धारण कर सकता है। तो ही हैज़ अ राइट टू रिटेन ए प्रॉपर्टी दैट इज़ अ लैंडेड प्रॉपर्टी
within the forest area to the tune of 4 hectares either in single occupation or in collective occupation for residence or for cultivation। अब दूसरा अधिकार क्या हो गया? सार्वजनिक अधिकार स्वरूप, यानी कि कलेक्टिव रूप से अधिकार दिए जा रहे हैं सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जो कि उन अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो क्या अधिकार है ये सार्वजनिक अधिकार? उन क्षेत्रों में सूक्ष्म वन उपज को एकत्र करने के लिए, जैसे हर्रा, बहेड़ा, आंवला, तेंदूपत्ता और ये अपना कचनार के फूल और टेसू के फूल और जो औषधीय वनस्पतियां हैं उनको एकत्र करने का अधिकार उनको प्रदान किया जाता है। वह अधिकृत होते हैं कि उन वन क्षेत्रों में जो जल स्रोत हैं उनका वो प्रयोग कर सकें। किस लिए कर सकें? अपने यहाँ जो उस 4 हेक्टेयर की उनकी ज़मीन उन्हें लेने का अधिकार दिया गया है, उस भूमि पर जो कृषि कर रहे हैं उसकी कृषि के लिए यूज कर सकते हैं। वह अपने नहाने धोने के लिए उसका जल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। अपने मवेशियों को जल पिलाने के लिए, नहलाने के लिए उस जल स्रोत का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त सामाजिक वन स्रोतों को संरक्षित करने, पुनर्जीवित करने और रक्षा करने का अधिकार भी इन अनुसूचित जातियों और जनजातियों को है, क्योंकि जब वह उनका उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे तो उनको संरक्षित करने और संरक्षण करने का भी उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है। हाँ, अब यह प्रश्न उठेगा कि किसे हम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति मानेंगे? तो अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में इन अधिकारों, जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है या पेशा है, उसके अधिकार जो प्रदत्त किए गए हैं उनका उपभोग करने के लिए यह निश्चित होना जरूरी है कि उन व्यक्तियों को पीढ़ियों से वन क्षेत्र में निवासी होना चाहिए। तो पीढ़ियों का मतलब है कितनी पीढ़ियों से? न्यूनतम 3 पीढ़ियों से, यानी कि 75 वर्षों से उन्हें उनके पूर्वजों को वन क्षेत्र में निवासी होना चाहिए, तभी उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे और उन्हें हम यह फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और पेशा 96 इसके अंतर्गत लाभार्थी के रूप में हम चिन्हित करेंगे। ग्राम पंचायतों को ऐसे व्यक्तियों का प्रमाणीकरण करने की शक्ति दी गई है, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें स्वशासन का अधिकार दिया गया है, वह इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं क्या वे इस मानदंड पर, यानी कि 3 पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, 75 वर्षों से या उससे अधिक की अवधि से वहाँ उनके पूर्वज या वो लोग रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में या उनके पूर्वज जो रह रहे हैं वो उनकी संततियाँ हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनके परिवार से हैं, तो ये सिद्ध करेंगे। तो ग्राम पंचायतों का जो सक्षम अधिकारी है, जो सक्षम व्यक्ति है, वह उसका प्रमाणीकरण करेगा और प्रमाणीकरण करने के पश्चात ही माना जाएगा कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जो उस वन क्षेत्र में निवास कर रहा है। और इस ही आधार पर वन संसाधनों का, अनुसूचित क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग, उपभोग, विवाद का निपटारा यह ऐसी स्वशासी संस्थाएं ही करेंगे। अब यहाँ पर आता है एक और एक्ट आता है SC/ST एक्ट, जिसमें ST शेड्यूल ट्राइब लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, और जो कि 2015 और 2018 में संशोधित किया गया। अब इसका उद्देश्य था कि जाति आधारित भेदभाव, हिंसा तथा अत्याचारों को रोकने के लिए यह नियम बनाया गया और इसे विशेषतः दलितों तथा आदिवासियों को सामाजिक व आर्थिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया था, ताकि उनकी गरिमा को सुरक्षित रखा जा सके। इसमें एक सूची प्रदान की गई है जिसमें कहा गया है कि ये 22 प्रकार के कार्य हैं जिन्हें हम अत्याचार के रूप में देखेंगे, और यदि इसमें से कोई भी एक कार्य यह उस व्यक्ति के विरुद्ध या साथ किया जाता है जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तो ऐसे दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि कोई यदि उन्हीं के समाज का, माने SC/ST समाज का कोई व्यक्ति वह कार्य करता तो उन पर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। SC/ST समुदाय से बाहर का व्यक्ति उनके साथ यदि लिपिबद्ध 22 कार्यों में, जिसको कि हम लोग अत्याचार की श्रेणी में रखते हैं, उनमें से कोई एक कार्य करता है तभी यह कृत्य आकृष्ट होगा, अन्यथा यह कृत्य आकृष्ट नहीं होगा। तो इसमें हम बंधुआ मजदूरी, लैंगिक शोषण
और भूमि का अवैध रीति से कब्जा, अपमान जैसे कार्य मोटा मोटी रूप से सम्मिलित होते हैं। अब 2015 तथा 2018 में जो संशोधन किए गए उसमें अत्याचार शब्द को पुनर्परिभाषित किया गया और यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है और इसका उद्देश्य दलितों और आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों तथा मानवीय गरिमा की रक्षा करना है ताकि उन्हें भी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हम एक व्यवस्था और वातावरण प्रदान कर सकें। तो इस चर्चा में सम्मिलित जितने बिंदु हैं यानी कि पेसा एक्ट 1996, एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 5(6) और आर्टिकल 244 और 73वां संशोधन 1992, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और SC/ST एक्ट 1989 एज अमेंडेड इन 2015 एंड 2018। यदि हम इनको कलेक्टिव रूप से देखें, समग्र रूप से देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि भारत में जनजातियों तथा जनजातीय क्षेत्र के संरक्षण हेतु कानून विद्यमान हैं और इन कानूनों के माध्यम से इन जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब व्यक्तियों के हितों को संरक्षित किया गया है और उन्हें क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में स्वायत्त शासन, प्रशासनिक अधिकार तथा वन उपज उपयोग, वन भूमि के उपयोग का अधिकार उनकी ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रदान किया गया है। यह स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए करने वाले प्रयास हैं जिनके माध्यम से हम यह देखते हैं कि आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए अधिनियमों का सहारा लिया गया है ताकि उनके अधिकारों को हम विधितः संरक्षित कर सकें। पहल उत्साहवर्धक है परंतु निरंतर सुधार की आवश्यकता है। आदिवासी समाज तथा आदिवासी क्षेत्र की अपेक्षाओं को यह सभी अधिनियम पूर्ण कर पाएंगे ऐसा सोचा जाता है, परंतु समय समय पर इन सभी परिस्थितियों, इन सभी विधियों और विधानों में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि अद्यतन रूप से जो भी कमियां और जो भी त्रुटियां दिखाई पड़े उनका समाधान यथासमय किया जा सके और यह संशोधन और अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाना एक सतत प्रक्रिया है जिसको यदि हम निरंतरता के साथ देखते रहेंगे और उसे पूर्ण करते रहेंगे तो आशा करते हैं कि हम भली भांति अपने आदिवासी और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के प्रति न्याय करेंगे और उनके हितों की संरक्षा कर पाएंगे। आशा करता हूँ इस चर्चा को सुन करके आपको कुछ रोचक जानकारी और आवश्यक जानकारी मिली होगी। मेरा प्रयास रहता है कि इसी प्रकार के ज्वलंत विषयों पर आपको जानकारी समय समय पर देता रहूं। आपने इसको सुना होगा, देखा होगा, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इसे लाइक भी करेंगे और फॉरवर्ड भी कर देंगे और फिर भविष्य में इसी प्रकार के रोचक सामग्री आपके समक्ष लाता रहूँगा। धन्यवाद।